नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं आपको लेकर चलता हूं राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, बीजेपी पार्टी से जिस प्रकार के समाचार मिल रहे हैं उससे यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि बीजेपी में भी चीजें समुद्री नहीं चल रही हैं। जहां प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीजेपी में बार बार कहा जा रहा था कि जल्दी ही हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष अनाउंस कर दिया जाएगा, परंतु जिस प्रकार से देरी हो रही है, कुछ टाइम पहले आपने भी समाचार देखे होंगे कि जो बीजेपी के जिला अध्यक्षों के चुनाव कराए गए आनन फानन में, और जो नीचे की बॉडी थी उसका गठन किया गया, उसमें बड़ी जल्दबाजी दिखाई। उसको लेकर तो लग रहा था कि अभी प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा जल्द होने वाली है, परंतु अभी जो समाचार मिल रहे हैं कि बीजेपी के अंदर भी पेच बुरी तरह से फंस गया है। आखिर कहां पर पेच फंस गया है, क्या दिक्कत परेशानी है, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, कुछ दिन पहले तक ये बातें चल रही थी कि लगभग मोहनलाल बड़ौली का रिपीट होना तय है जी। अगर मोहनलाल बड़ौली का रिपीट होना तय है तो देर किस बात की, क्योंकि जिस प्रकार से समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि बीजेपी जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाना चाहती है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए जितने राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चाहिए वो कोरम अभी पूरा नहीं होता है। तो उस लिहाज से कहा जा रहा था कि हरियाणा के मामले में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी जो समाचार मिल रहे हैं कि पेच तो काफी हद तक फंस गया। यहाँ पर क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से लगातार परिवार बढ़ रहा है, उसके बाद ये निश्चित है कि अब बीजेपी में भी नेताओं की महत्वाकांक्षा बड़ी चरम सीमा पर है। और ना केवल हरियाणा प्रदेश जी, बल्कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है वो भी पिछले काफी लंबे समय से लंबित पड़ा है। बार बार इस तरह की सूचनाएं मिल रही कि अब डिक्लेयर होगा, अब डिक्लेयर होगा, लेकिन वही डाक के तीन पात कभी कुछ नहीं हो पा रहा जी। यहाँ तक कि जेपी नड्डा, जिनका कार्यकाल 2023 में खत्म हो चुका है, बिल्कुल, उनको लगातार 23 की साल मिल गई, फिर 24 की मिल गई, और अब 25 की भी आधी साल आने को हो रही है। और अब तो कहीं कोई देश और प्रदेशों में कहीं चुनाव भी नहीं है। और प्रद्युमन भाई एक बात वो भी है, कांग्रेस की हम बार बार इस बात को लेकर आलोचना करते हैं कि कांग्रेस में जो चीजें हैं ना वो तय ही नहीं हो पाती है, और जब तक चीजें तय नहीं होगी तो जनता भी क्यों तय करेगी? आप भी नहीं तय कर रहे। अब बीजेपी भी शायद उसी डरे पे चल पड़ी। देखो, बिल्कुल उसी डरे पर नहीं बल्कि उससे भी आगे चल पड़ी। उसका कारण क्या है कि बीजेपी तो आज सत्तारूढ़ है, सबसे ताकतवर है वो अगर किसी नेता को खुदे लाइन लाना चाहेगी और किसी नेता को पावर में लाना चाहेगी तो विद्रोह भी नहीं होगा पार्टी में, क्योंकि सत्तारूढ़ है, सरकार सबको चाहिए जी। जबकि कांग्रेस के हालात और परिस्थितियां ये है कि उसके तमाम जो बहुत बड़े बहुत से नेता हैं वो या तो घरों में बैठ गए या उनमें से कुछ एक पार्टी भी छोड़ गई। अब तो कुछ एक लोग बचे हैं कांग्रेस पार्टी। सही कहा। और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी तो भले ही ठीक हरियाणा का वो नहीं बना पा रही, लेकिन बहुत से राज्यों में उसने परिवर्तन किए हैं, वो कर भी रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में दिन रात का अंतर हो चुका है, और बीजेपी में बहुत से अब कांग्रेस के नेता भी शामिल हो चुके हैं, दूसरी पार्टियों के नेता भी शामिल हो चुके हैं। ठीक बात है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर ये लग रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, वरना अब तक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाता। जो नरेंद्र मोदी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो तो बिल्कुल क्विक डिसीजन लेते हैं, तुरंत प्रभाव से, उसका नफा नुकसान देखते ही नहीं। लेकिन यहाँ तो लगातार डेट पर डेट लगातार कयासों पर कयास लग रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। अभी ये लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, क्योंकि जब जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया तो उस समय यही बात कही गई थी कि अब कुछ बड़े राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उन राज्यों में, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद जो है हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान में कह लीजिए या एक इस तरह की घोषणा कर रखी है कि एक व्यक्ति एक पद, जबकि जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, यानी एक व्यक्ति दो पद। वो पार्टी के भी सर्वोच्च हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं कैबिनेट में जी, तो उन पर लागू नहीं हो पा रहा। उसके बाद ये कयास थे कि लोकसभा के बाद हो जाएगा, फिर नहीं हुआ। फिर जैसे जो कांग्रेस वाले हुड्डा साहब क्या करते हैं ना कि भाई दिल्ली चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के बाद हो जाएगा, दिल्ली चुनाव के बाद हो जाएगा, नगर निगमों चुनाव के बाद हो जाएगा, चुनाव पर चुनाव, वही बीजेपी में चल रहा है। तारीख पर चुनाव पर चुनाव, यही चल रहा दोनों पर। वही बीजेपी में उसके बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव आ गए, फिर उसके बाद झारखंड, महाराष्ट्र के आगे, फिर बोला दिल्ली के आगे, इसके बाद हो जाएगा, फिर निकाय चुनाव आ गए। भाई अगर दिल्ली के या किसी भी स्टेट के, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या है, उसका तो आप चुनाव कर सकते हैं। सही बात है, ठीक है ना।
उसके बाद अब भी मामला बिल्कुल ढीला चल रहा है, कहीं कोई सुगबुगाहट होती है, उसके बाद अब ये पहलगाम का मामला आ गया, ठीक है। अब फिर एक बहाना मिल जाएगा, भाई हम तो जो है अभी राष्ट्रीय सुरक्षा में बिजी है सारा सिस्टम, ठीक बात है। उसके बाद आगे बिहार चुनाव आ जाएगा, तो ये चलता ही रहेगा सिस्टम। कहीं ना कहीं असली बात ये है कि कोई उपयुक्त प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पा रहा। मैं यही जानना चाहता प्रद्युमन भाई, जनता भी ये जानना चाहती है, अगर मोहनलाल बड़ौली को रिपीट करवाना होता जी तो करवा दिया जाता ना, कब का। जी रिपीट नहीं करवाना है, और कहीं न कहीं विट्टो भी कर दिया, सुनने में ये आ रहा कि संघ ने उनको लेकर विट्टो कर दिया गया है। यहां तक बोल दिया गया है क्या बीजेपी के पास साफ छवि का कोई उम्मीदवार नहीं है क्या? इतनी बड़ी पार्टी है और उनके पास कोई साफ छवि का आदमी, तो इस बात में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। दूसरा, क्या जातिगत समीकरण नहीं फिट बैठे हैं? तीसरा, अगर मोहनलाल बड़ौली को नहीं बनाया जा रहा तो फिर किन किन लोगों के नाम चल रहे हैं? देखो, ऐसा है, पहली बात तो ये स्पष्ट है कि अगर विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद, जैसा दिसंबर में संभावनाएं थी कि प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, तो उस समय निश्चित था कि अब मोहनलाल बड़ौली बनेगा जी, क्योंकि वो नायब सिंह सैनी की भी बड़ी गुड बुक में थे, सही कहा, और मनोहर लाल खट्टर के भी बड़े विश्वास पात्रों में थे। उसके बाद एकाएक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि जो है उनकी एक शिकायत दर्ज हुई उनके खिलाफ, और उसके बाद वो बड़ा गंभीर मामला बना। ये तो प्रदेश में विपक्ष कमजोर है, वरना एक सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे, अगर विपक्ष सड़कों पर उतर जाता तो उनको तो खुद को इस्तीफा देना पड़ता। कितना बड़ा मौका था विपक्ष के पास प्रद्युमन भाई, कितना बड़ा मौका था, कितना बड़ा मौका वो जाया कर रहा है। विपक्ष का काम भी केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक मंत्री अनिल विज ने किया, लेकिन जैसे ही अनिल विज को एक चिट्ठा दिखाया गया कि आप बताइए आपने क्यों, कारण बताओ नोटिस जैसे ही उनको जारी किया गया, वो अनिल विज भी भीगी बिल्ली बन गई। उसके बाद उनका भी कोई बयान नहीं, उनकी हवा निकल गई और फुसकी बम हो गई। बिल्कुल। विपक्ष वाले, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो, जेजेपी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, कोई नहीं बोल रहे। नहीं तो इतने गंभीर आरोप एक सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर लगे हैं, वो सही हैं गलत हैं वो तो बाद में अदालतें तय करेंगी। तो क्या प्रद्युमन भाई विपक्ष ने बिल्कुल हार मान ली कि अब हरियाणा हमारे हाथ से निकल चुका है और अब यहाँ बीजेपी ही सत्तारूढ़ रहने वाली है, तो कहीं कहीं बिल्कुल हथियार डाल दी क्या? देखो, विपक्ष का मुझे ये लग रहा है कि अभी विपक्ष इस बाट में है भाई, कोई ऐसा अपना आप ही किसी चमत्कार से बीजेपी की सरकार चली जाएगी। चमत्कार से ही जाएगी अगर बीजेपी गलती कर रही है, जो विपक्ष का काम है वो गलतियों को लोगों के सामने नहीं ला पा रहे हैं। जिस प्रकार की आवाज बनानी चाहिए, जिस प्रकार का मुद्दा बनाना चाहिए, जिस प्रकार से बीजेपी को बेनकाब करना चाहिए, वो तो वो कर ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है विपक्ष, और इसीलिए है कि सत्तारूढ़ पार्टी अपने हिसाब से अपने फैसले ले रही है। मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा प्रदेश की विधानसभा में जब पिछली बार उस समय के मंत्री संदीप सिंह को लेकर के बड़े सवाल उठे कि इनको इस्तीफा लेना चाहिए, और किस तरह से खट्टर साहब ने इस्तीफा नहीं लेंगे, इस्तीफा नहीं लेंगे, इस्तीफा नहीं लेंगे, इस तरह की भाषा का प्रदेश की विधानसभा में उन्होंने जब जिक्र किया, तो ये दर्शाता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है, संघर्ष नहीं करना चाहते रोडों पर। और जब तक, चाहे आपके एमएलए तो 40, अब 37 हैं, 5 एमपी हैं, आज तक का सबसे मजबूत विपक्ष है, ठीक है। उसके बावजूद हालात ये है, एक दिन भी कहीं आपने कोई ऐसा प्रदर्शन देखा हो जिसका कोई इफेक्टिव प्रदर्शन हो? हर रोज महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, गुंडागर्दी हर रोज बढ़ रही है, लेकिन कुछ नहीं है, गरीब जनता पिस रही है। इसी तरह से मोहनलाल बड़ौली को अगर बनाना होता उस समय तो बन जाते, उसके बाद फिर जब उनको पुलिस ने एक बार क्लीन चिट दे दी, उसके बाद भी ये लग रहा था कि अब दोबारा लॉटरी लग सकती है मोहनलाल बड़ौली। फिर उस एपिसोड में वो जिन फिर बाहर आ गया, और अब ये कतई नहीं लग रहा कि उनको दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है। क्यों? उसके पीछे भी मैंने जो उनके ऊपर रिसर्च की है, उसमें निकल के आया है बाहर कि मोहनलाल बड़ौली का खुद का कोई जनाधार प्रदेश में नहीं है। सही कहा। वो केवल अपने पूरे राजनीतिक जीवन में एक बार राई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर विधायक बने, बीजेपी के जिला प्रधान भी रहे, प्रदेश के महामंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष हैं फिलहाल। और इसी दौरान जब वो प्रदेश के महामंत्री थे तो उस समय उनको सोनीपत लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ाया गया जी, और जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी की इतनी हवा, जिसमें तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, बहुत सही कहा। और उस हवा में वो सोनीपत की उस सीट पर कांग्रेस के एक ऐसे प्रत्याशी के सामने चुनाव हार गए जिनका उस लोकसभा से कोई बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक वास्ता नहीं था। भाई देखिए, सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं, वो तो हरिद्वार में रहते हैं मोस्टली, लोगों से मिलना ना जुलना ना, और जो मोहनलाल बड़ौली को इतनी बड़ी कमान दे रखी, इतनी पावर दे रखी,
और सिटिंग विधायक भी थे उस सिटिंग समय। विधायक भी थे वो वहां से, और वो उनके सामने हार जाते हैं। तो मेरे को ये समझ में आता है कि इनको प्रदेश अध्यक्ष भी कैसे बना दिया गया। और उस बेल्ट पर हार गए वो। अगर बड़ी गंभीरता से उस चीज को देखें कि सोनीपत जिले में 6 सीटें हैं जो सोनीपत पार्लियामेंट में जिनमें कांग्रेस केवल 1 जीती है, 4 बीजेपी जीती, 1 निर्दलीय जीती है। ठीक बात है। जींद जिले की 3 सीटें आती हैं सोनीपत लोकसभा में, उन 3 में कांग्रेस 1 जीतती है और बीजेपी 2 जीतती है। जब कांग्रेस पूरी लोकसभा में, और इतनी हवा थी कांग्रेस की, लोकसभा विधानसभा में तो खूब हवा थी, तब 2 सीटें जीती, और फिर भी लोकसभा में मोहनलाल बड़ौली हारते हैं सतपाल ब्रह्मचारी के मुकाबले। तो इसका मतलब उनका जनाधार है ही नहीं। दूसरी बात, पूरे हरियाणा प्रदेश में, और दर्शक भी इस चीज पर कमेंट करके बता सकते हैं कि हरियाणा के 90 के 90 हल्कों में एक राई को आप छोड़ दो, क्योंकि वहां से तो सिटिंग एमएलए रहे हैं, वहां तो उनका थोड़ा जनाधार है। ठीक बात है। उसके अलावा तो उनका बताओ प्रदेश के किस इलाके में कहीं भी तो नहीं है। ठीक बात है। ठीक है, उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए? ये तो ठीक है वे तुक्के से या कांग्रेस की गलत टिकट वितरण की वजह से सरकार बन गई, वरना मोहनलाल बड़ौली ने ऐसी क्या कर दिया? उसके बाद बहुत गंभीर मैं बात बता रहा हूं, जब वो लोकसभा का चुनाव आ रहे, उसके बाद उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। मोहनलाल बड़ौली तो वो शख्स हो गए जी जो विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़े, पहले ही मैदान छोड़ दिया उन्होंने। पहले मैदान छोड़ दिया, और मैदान केवल इसलिए छोड़ दिया कि हर तरफ से ये रिपोर्टें थी कि राई से अगर मोहनलाल बड़ौली खड़े होते हैं तो वो हारेंगे। हर तरफ से रिपोर्टें थी, और इसलिए उनको भी पता तो होता है राजनीतिक आदमी को। तो ये त्याग नहीं, ये डर था। बिल्कुल डर था। त्याग कहते हैं, त्याग नहीं, डर था। आप एक बात बताओ, अगर यही त्याग है, इसी को त्याग कहते हैं, तो मोहनलाल बड़ौली के ऊपर इतने प्रश्न उठाया अनिल विज ने, उनकी पार्टी के मंत्री, बहुत सही बात कर रहे हैं, तब क्यों नहीं त्याग किया? बिल्कुल। किसी आदमी पर इतने गंभीर आरोप लगे, उसको कम से कम एक बात ये कहनी तो चाहिए थी कि भाई जब तक ये आरोप सही है या गलत है, इस चीज का फैसला नहीं होता, तब तक मैं इस पद पर नहीं बैठूंगा। ठीक बात है। बहुत बार इस तरह के राजनीतिक लोग बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल, जिन्हीं पर थोड़ी ही उंगली उठी और उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। तो प्रद्युमन भाई, अब लेकिन यहाँ तो इस्तीफा का ई तक भी नहीं बोला बड़ौली साहब ने। अब प्रद्युमन भाई, सबसे बड़ी जिज्ञासा दर्शकों की इस बात में है, अगर मोहनलाल बड़ौली को फिर नहीं बनाया जा रहा जी, तो फिर ऐसे कौन से चेहरे हैं जिन पर बीजेपी दाव लगा सकती? दूसरी इसमें एक बात और भी रहेगी बीच में कि मोहनलाल बड़ौली ब्राह्मण समाज से आते हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी में ये हालात है कि उनके मुकाबले जिन नेताओं का राजनीतिक जनाधार मजबूत है वो भारतीय जनता पार्टी में और बहुत है ब्राह्मण समाज से। अब अभी बिल्कुल ताजा पंचकुला में विनोद शर्मा जो केंद्र में मंत्री रहे, उनकी धर्मपत्नी अंबाला की मेयर होते हुए और जो है कालका से विधायक बनी शक्तिरानी शर्मा, उनके बेटे निर्दलीय एमपी बने बिना मतलब एमएलए नहीं थे उनके पास। बिल्कुल किसी पार्टी का टिकट नहीं था। जो जितने एमएलए उनको चाहिए थी ना, वो कहीं थे नहीं, उन्होंने तो अपने जोड़ तोड़ करके बनाई अपने दम पर सिस्टम। ठीक बात, ठीक है। विनोद शर्मा बहुत बड़ा चेहरा है। विनोद शर्मा वैसे मूल रूप से पंजाब से आते हैं। उनके बारे में मैं एक बात और बता दूं जो बहुत कम दर्शकों को पता होगी। विनोद शर्मा पंजाब के बन्नूर से भी एमएलए रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और उनके चाचा हैं पंडित हंसराज, वो बहुत बड़े नेता रहे हैं पंजाब के, कई बार के विधायक रहे हैं। जी। और अंबाला से, और उसके बाद कालका में चुनाव जीतना। दूसरा नाम अगर हम देखें अरविंद शर्मा का, अरविंद शर्मा वो नेता है जो 3 अलग अलग लोकसभाओं से एमपी है, निर्दलीय एमपी बन गया था अगला सोनीपत। ठीक बात। और अब गोवाना से एमएलए, जाटलैंड है गोवाना तो, ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। तो 2 ये हो गई। मूलचंद शर्मा लगातार हैट्रिक बनाई है, लगातार 3 चुनाव जीत गया। अगर जनाधार के हिसाब से हम देखें तो बहुत नेता ब्राह्मण समाज के। तो इसलिए बीजेपी को भी ये लग नहीं रहा कि कहीं कि भाई मोहनलाल बड़ौली के बनाने से हमें को राजनीतिक फायदा होगा। तो उस लिहाज से ऐसा लग रहा है आज के दिन, ऐसे तो राजनीति अटकलों का खेल है, क्या पता क्या हो जाए, लेकिन आज के दिन ये लग रहा है कि मोहनलाल बड़ौली का पत्ता साफ हो चुका है। अच्छा, अब नया कौन होगा उस पर पिछले काफी समय से विचार मंथन चल रहा है। लगातार पार्टी कई एंगलों से चर्चाएं हो रही, कई एंगलों पर नजरें रख रही है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो जातीय समीकरण देखती है, वो भौगोलिक समीकरण देखती है, वो नेता का कद भी देखती है, वो पार्टी के प्रति उसका समर्पण क्या है वो भी देखती है, वो ये भी देखती है कि इसको बनाने से हमें आगे क्या फायदा मिलेगा। क्योंकि अभी एट प्रेजेंट जो बात है वो ये है कि 2025 चल रहा है, ठीक है, अप्रैल 2025 से अब जो राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो नेचुरल बात है कि 3 साल के लिए बनेगा, तो अप्रैल 2028 या
2028 तक हो गया, चुनाव 2029 में है, तो उससे पहले उसको हटाया नहीं जाएगा। सही बात। तो लिहाजा अगला जो चुनाव होगा वो अब जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सही बोले। तो उस लिहाज से पार्टी हर तरह के समीकरण देख रही है कि किस जाति का बनाया जाए, किस इलाके का बनाया जाए, कौन से नेता को बनाया जाए। फेरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन सबके किसी के प्लस पॉइंट हैं, किसी के माइनस पॉइंट भी हैं, कहीं कमजोरी भी है, कहीं किसी का मजबूत भी है। लेकिन बीजेपी की एक खास बात तो ये है, जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पार्टी की कमान संभाली है, ये अप्रत्याशित फैसले लेते हैं। ये ऐसे फैसले लेते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों को पावरें दे देते हैं जिन्होंने खुद भी नहीं सोचा सही बात कि वे मेरे को इतनी बड़ी पावर मिल जाएगी। और बहुत लोग बीजेपी में ऐसे भी हैं जो छटपटाते रहते हैं पद के लिए, लेकिन पार्टी उनको इग्नोर कर रही है, पार्टी उनको नहीं दे रही। बहुत लोग हैं ऐसे जो कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सियां मांगते थे, जो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष का पद मांगते थे, और आज देखो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी क्या रेरेमेटिक रखी। बिल्कुल सही। ठीक, उनको कुछ भी नहीं दे रखा। तो अब जो है प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, उसमें दो बड़ी बातें तो ये हैं कि बीजेपी की एक सबसे बड़ी खासियत ये है आज की बीजेपी की, कि वो जिस इलाके में कमजोर है उस इलाके में वो ये ध्यान जरूर रखती है कि अगली बार हम यहाँ से कैसे जीतें। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ प्रद्युम्न भाई, क्या बीजेपी अब चीजों को इस एंगल से देख रही, जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण समुदाय से हमारे पास बहुत बड़े चेहरे हैं जी, और मंत्री भी बना रखे हैं जी, यानी कि ब्राह्मण समुदाय को उन्होंने साध लिया है जी। अब हम उस समाज को या उस जाति को साध लें जो आगे जाकर हमारे भविष्य में हमें वोट बैंक चाहिए, तो हम उस वोट बैंक से अपना इलेक्शन निकाल लें। तो ये वाला सब गणित देखो, भारतीय जनता पार्टी की ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, जब हमारे दिमाग में तो उनके तो दिमाग में मिलेगी कि इस बार उनकी जो सरकार बनी है वो खुद के दम पर ना बन करके कांग्रेस की गलतियों की वजह से और कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस, कांग्रेस के गलत टिकट वितरण, कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बड़बोलेपन की वजह से ये सरकार बनी है। 12,000 कुछ वोटों का अंतर है। ठीक है, 0 कुछ % का फर्क है। बिल्कुल। तो अब हालात ये है कि 48 MLA हैं, कल ने खुदा न खास्ता 3 विधायक रिजाइन कर दें तो अल्पमत में आ गई सरकार। ठीक बात है। ठीक है, उसके बाद हालात ये है कि बीजेपी अगली बार कैसे आई, क्योंकि बीजेपी तो 5 साल आगे की राजनीति करती है। जी बिल्कुल। अब उन्होंने ब्राह्मण समाज को पूरी तरह से साध लिया है। लोकसभा चुनाव में हालांकि ब्राह्मण समाज कुछ हद तक नाराज था, लेकिन विधानसभा चुनाव में आज प्रदेश की विधानसभा में 8 ब्राह्मण विधायक हैं जी, जिनमें से 7 बीजेपी की। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ब्राह्मणों ने बीजेपी को बम्पर वोटिंग की। ठीक है, अब ब्राह्मण समाज को साधने के बाद प्रदेश में 2 इलाके ऐसे हैं जहां बीजेपी अभी कमजोर है। प्रदेश का एक वर्ग ऐसा है जहां बीजेपी अभी कमजोर है जी। वैसे तो 2 वर्ग ऐसे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। 2 इलाके जो कमजोर हैं उनमें एक पुराना हिसार, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में भारतीय जनता पार्टी की ये पोजीशन है कि 5 और 3 8 और 7 15 सीटें हैं इन तीनों जिलों में, और उन 15 में भारतीय जनता पार्टी केवल 3 जीतती हुई। सिरसा में 0 है, फतेहाबाद में 0 है, हिसार की 7 में से 3 जीतती हुई है। यानी एक तो यहाँ कमजोर है। दूसरी भारतीय जनता पार्टी कमजोर है पुराना रोहतक, जिसमें झज्जर की 4 जिनमें बीजेपी कोई नहीं जीती, उसके बाद रोहतक की 4 जिसमें बीजेपी कोई नहीं जीती। यानी रोहतक और झज्जर उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। और कुल मिलाकर के अगर जातीय परिवेश को भी देखें तो प्रदेश में 2 जातियां ऐसी दिख रही हैं जो कहीं ना कहीं अभी तक बीजेपी उनको पूरी तरह से नहीं साध पाई है। एक जाट समाज, किसान समाज कह सकते हैं, और दूसरा जो SC समाज में जो चमार जाति है, वो कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में तो बहुत ही विमुख थी भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल। विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं जिस तरह से कुमारी शैलजा की उपेक्षा की गई, और नारनौंद में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनकी एक जनसभा में जिस तरह की उनके लिए एक शख्स द्वारा शब्दों का यूज किया गया जो नहीं करना चाहिए सभ्य समाज में, उसके बाद वो वोट कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ है। तो अब उन दोनों वोटों को बीजेपी अपने पक्ष में किसी तरह से लाने का प्रयास करेगी, और इन दोनों इलाकों में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कई बार ये भी सोचती है कि पद तो प्रदेश अध्यक्ष का एक ही है, लेकिन उसके बाद और भी बहुत हैं। अभी राज्यसभा की सीट भी आगे खाली होगी, उसके बाद किसी को कहीं को गवर्नर लगा दिया, और मतलब 100 एडजस्टमेंट होती हैं सरकारों में। लेकिन मेरा मोटा रूप से ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जाट समाज को
खुश कर सकती है। अच्छा। क्योंकि हालांकि वैसे तो ये कहा जाता है कि जाट समाज तभी खुश होगा जब उनको मुख्यमंत्री वाली कुर्सी मिलेगी, लेकिन मेरा इसके इत्र ये मानना है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अकेला जाट समाज का ये नहीं, भाई जाट समाज ही बने, ठीक बात, सबको मौका मिलना चाहिए। सही बात, कोई रजिस्ट्री नहीं हो गई है। बिल्कुल, किसी को कोई रजिस्ट्री नहीं है। और जाट समाज के जो नेता बने उन्होंने जाटों का कितना भला कर दिया। आज कितने जाट गरीब हैं। सही बात। अगर वो जाट समाज के नेता इतना ही उनका भला करते बिल्कुल, तो आज सारे कोई गरीब नहीं होता जाट समाज में। तो जहां तक सवाल है जाट समाज से जी, तो यहाँ जाट समाज से लगभग आधा दर्जन नेता ऐसे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की लाइन में दिख रहे हैं जी। और उनमें अगर सिलसिलेवार तरीके से हम बात करें तो एक बड़े चेहरे के रूप में जो कभी विधायक नहीं बने, प्रदेश में फिलहाल महामंत्री हैं सुरेंद्र पुनिया, उनका कहीं ना कहीं नाम दिख रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक परिपाटी बहुत बार दोहराई जाती है कि ये अक्सर महामंत्री को प्रमोट करके प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। जैसे जब रामविलास शर्मा प्रदेश अध्यक्ष था तो सुभाष बराला प्रदेश महामंत्री थे जी। जैसे ही रामविलास शर्मा का पत्ता कटा सुभाष बराला को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जी। इसी तरह से जब नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष थे तो मोहनलाल बड़ौली प्रदेश महामंत्री थे जी। जैसे ही नायब सिंह सैनी की छुट्टी हुई प्रदेश अध्यक्ष से मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया जी। तो एक नाम तो इसमें सुरेंद्र पुनिया का है जो बरवाड़ा से 2 बार चुनाव हार चुके हैं और अब हल्के की राजनीति में भी वो कोई ज्यादा सक्रिय नहीं है, सिर्फ वो संगठन की राजनीति ही कर रहे हैं। दूसरे इसमें एक बड़ा चेहरा है कैप्टन अभिमन्यु। ठीक बात। यहाँ एक गजब बात जो एक दिखाई दे रही है वो ये है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छुक जो नेता दिख रहे हैं या जिनका नाम लाइन में दिख रहा है उनमें ज्यादातर वो हैं या तो वो चुनाव हार गए, सही कहा, या जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, जिनकी टिकट कट गई, यानी जो फ्री बैठे हैं फिलहाल, जिनके पास कोई काम नहीं है, ठीक बात है, वो या कुर्सी चाह रहे हैं। उसमें दूसरा बड़ा नाम कैप्टन अभिमन्यु, नारनौल से विधायक रहे, प्रदेश की मनोहर सरकार पार्ट 1 में बड़े पावरफुल बने। बिल्कुल बिल्कुल लोकप्रिय भी अपने क्षेत्र। कैप्टन अभिमन्यु का एक नाम है। नहीं, लोकप्रिय तो ऐसा है भाई, बहुत ज्यादा लोकप्रिय तो होते तो विधायक ही बन जाते। देखिए कमियां तो हैं उनमें भी कहीं ना कहीं, वो तो है प्रद्युम्न भाई, लेकिन यह भी जरूर नहीं कि जो लोकप्रिय है वो जीत भी जाता है। ये बात भी है, कई बार समीकरण बदल, कई फैक्टर काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर वो लोकप्रिय है इसमें कोई, लेकिन उनको सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो कुछ एक कमियां हैं उनमें जी, जिनका उनको भी पता है, बिल्कुल उनको दूर करने की जरूरत है। कमी तो रही प्रद्युम्न भाई, चुनाव हारे कमी तो रही है, बिल्कुल, और कमी पे काम करेंगे जब आगे बढ़ेंगे, इसमें भी कोई तो नहीं। तीसरा जो नाम है वो नाम है सुभाष बराला, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी राज्यसभा के सांसद हैं, मनोहर लाल सरकार में वो जो है बड़े पावरफुल डिपार्टमेंटों के चेयरमैन जी। उसके बाद चौथा नाम जो दिख रहा है वो नाम प्रदेश की सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा, उनको भी मंत्री से हटा करके प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है क्योंकि वो संगठन के पुराने खिलाड़ी हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, किसान मोर्चा के वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, 3 बार लगातार पानीपत ग्रामीण से वो विधायक और लगातार दूसरी बार वो सरकारों में मंत्री हैं। इसके अलावा एक अचंभित करने वाला नाम अगर बीजेपी उस पर दांव लगाए तो वो भी हो सकता है और वो नाम है धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनका पार्टी के अलावा अपना खुद का एक वजूद है और ना केवल अपने एक हल्के में बल्कि बहुत से हल्कों में उनका प्रभाव है, बहुत अनुभवी भी और बड़े अनुभवी हैं। ये जितने नाम मैं बता रहा हूं आपको, इनका सबका राजनीतिक अनुभव लगा लो और उसका अकेले का लगा लो। बिल्कुल ठीक बात है। जिस आदमी ने 1987 में चौधरी बंसीलाल को हराया करके वो सही बात है, उसके बाद वो 2000 में फिर जीते, उन्होंने सुरेंद्र सिंह को हराया। उसके बाद 2000 में तो वो जीते तोशाम से 2005 में वो जीते बारडा से, बिल्कुल 2009 में वो जीते सोना से जी। 2014 से लेकर के 14, 19 और 24 3 बार लगातार वो जीते भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से और हिसार लोकसभा में भी उनका प्रभाव है, गुड़गांव पार्लियामेंट में भी है, बिल्कुल। तो वो एक तुरूप का इक्का साबित हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर जाट समाज के नेताओं की हम बात करें तो ये ऐसे नेता और इच्छा तो ओम प्रकाश धनखड़ जी की भी मिलेगी, बिल्कुल, क्योंकि उनकी तो बल्कि पहली नंबर की कुर्सी की भी थी, वो तो उनको नहीं मिल पाई, वो दूसरे वाली ओर चली गई उनकी, लेकिन हो सकता है अब दोबारा उनकी इच्छा जागृत होगी हो। तो ये जो बड़े चेहरे और थोड़े सक्रिय भी नजर आ रहे हैं, आप सक्रिय हो कुछ समय से, वरना तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो उन्होंने लोगों से बात करनी बंद कर दी थी, बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, लगातार हार रहे हैं। इसके अलावा अगर पार्टी एससी समाज से किसी को बनाती है तो उसमें 2-3 चेहरे हैं जिनमें मुख्य रूप से जो ये सरकार है इसमें चमार समाज से भी मंत्री हैं कृष्णलाल पंवार जी, वाल्मीकि समाज से भी हैं कृष्ण बेदी, धानक समाज एक ऐसा है जिनको अभी तक सरकार में कोई बहुत ज्यादा पावरफुल पद नहीं मिल पाए,
ठीक बात है। क्योंकि 3 जिन नेताओं को बीजेपी ने धानक समाज से आने वाले नेताओं को टिकट दी, जिनमें सुनीता दुग्गल को रतिया से, अनूप धानक को उकलाना से जी। और रेणु डावला को कलानौर से, वो तीनों चुनाव आ गए। तो इसका मतलब ना कोई एमपी है भी इनका, पिछली बार तो सुनीता दुग्गल एमपी भी थी। तो धानक समाज से सुनीता दुग्गल का नाम आ सकता है, पढ़ी लिखी आईआरएस रही हैं और महिला भी हैं, कई कोटे उसमें पूरे होते हैं, तो उनको बढ़ाया जा सकता है। और जिस तरह से महिपाल ढांडा की लॉटरी की बात है, इसी तरह से हो सकता है कृष्ण बेदी की भी लॉटरी लग जाए। कृष्ण बेदी जो प्रदेश के महामंत्री हैं फिलहाल, जैसा मैंने पहले बताया कि महामंत्री को प्रमोट कर दिया जाता है, यस यस, और वो मंत्री भी हैं। हालांकि एक व्यक्ति एक पद वाला फार्मूला उन पर भी यूज होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है जी। तो कृष्ण बेदी भी एक चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा पार्टी चमार समाज से किसी नए चेहरे पर भी दांव लगा सकते हो। कोई नया ऐसा कोई एनर्जेटिक युवा जो पार्टी की एक पैठ बना सके, तो उस पर भी लगा सकती, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि चाहे वो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हिसार और यमुनानगर में प्रधानमंत्री का आना, इसके बाद बीजेपी द्वारा हर जिला स्तर पर कार्यक्रम करना जी अंबेडकर जी की याद में, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि वो जो अंबेडकर जी के अनुयायी हैं या जो उनको मानते हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने पक्ष में बीजेपी ज्यादा बड़े स्तर पर लाना चाहती है। बिल्कुल। इनके अलावा अगर देखें तो अग्रवाल समाज से एक चेहरा है डॉक्टर अर्चना गुप्ता, पानीपत की जिला प्रधान भी रही हैं, प्रदेश की महामंत्री हैं, महिला कोटा भी पूरा होता है। बिल्कुल। एक बड़ा चेहरा यहाँ है जिस पर पिछले काफी समय से निगाहें हैं, और जब नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उस समय भी उनका नाम चला था जी, और नाम है वेदपाल एडवोकेट जी। रोड समाज से आते हैं और जो है उनका अपना एक अच्छा खासा वजूद है, करनाल जिले से आते हैं, और मनोहर लाल के साथ साथ नायब सिंह सैनी और बीजेपी के बड़े नेताओं के अच्छे खासे संबंध हैं। बिल्कुल। प्रदेश महामंत्री रहे लगातार 2 बार जी। अब वो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रोहतक क्षेत्र की, तो उसमें 2 चेहरों के नाम कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। जाट समाज से सतीश नांदल प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कई बार टक्कर दे चुके हैं, बहुत जुझारू भी हैं, जीते नहीं। और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि पार्टी उनको जिस भी हल्के में जो भी जिम्मेवारी देती है, बिल्कुल से उसमें वो खरा उतरने की कोशिश, बहुत जुझारू है। और एक नाम है रोहतक में मनीष ग्रोवर। मनीष ग्रोवर को मनोहर लाल खट्टर पार्ट 1 में वो रोहतक से विधायक रहते हुए कैबिनेट के मंत्री बने जी। और पार्ट 2 में वो भले ही चुनाव हार गए, लेकिन उनको सुपर सीएम माना जाता था। आज भी रोहतक के सुपर सीएम वही हैं, भले ही वो दोबारा चुनाव हार गए। ठीक बात है। और मनीष ग्रोवर संगठन का एक पुराना खिलाड़ी है, कई चुनाव हारा लेकिन उसने हार नहीं मानी, हुड्डा के गढ़ में कमल खिलाने का काम उसने किया। और पिछली अगर हम एक और चीज पर भी विचार करें तो 3 योजनाओं से जब बीजेपी की सरकार है, उन 3 योजनाओं में बहुत गौर करने वाली बात मैं बताऊं। गढ़ी सांपला किलोई में 3 बार कांग्रेस जीती, यस। महम में 2 बार कांग्रेस जीती और 1 बार निर्दलीय जीती। कलानौर में 3 बार कांग्रेस जीती। एक रोहतक शहर इकलौता ऐसा है जहां कमल का फूल खिला, वो मनीष ग्रोवर ने खिलाया। ठीक बात है। ठीक है, तो उनका एक नाम है। और इसके अलावा एक नाम अप्रत्याशित रूप से जिसका हम कह सकते हैं, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की सबसे टॉप जो 3 जीतें थी उनमें एक उसकी थी, नाम है संजय भाटिया। मनोहर लाल खट्टर के बड़े विश्वास पात्र और बड़े नजदीकी जी जी, तो उनका नाम भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और इन सब के इतर बीजेपी किसी ऐसे नए चेहरे पर भी दांव लगा सकती है जिसके बारे में जनता भी सोच ही नहीं रही। जैसे उन्होंने रेखा शर्मा को राज्यसभा में पेश करके एक बड़ा सस्पेंस पैदा किया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई नया चेहरे की भी लॉटरी लग सकती है। बीजेपी की एक सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ आखिरी पायदान पर बैठे किसी कार्यकर्ता जो दरी बिछाता है, बिल्कुल बिल्कुल, जो केवल ताली बजाता है और उसका कोई काम नहीं है, वो ताली बजाने वाले कार्यकर्ता का भी नाम आ सकता है। यानी कि यहाँ मैच सुपर ओवर में भी चला जाता है जिसकी उम्मीद नहीं होती है। बिल्कुल। और सुपर ओवर से कैसा खिलाड़ी मैदान में आ सकता है, ऐसा खिलाड़ी चमक सकता है जिस पर लोगों की निगाहें बिल्कुल भी ना हो जी। तो प्रद्युमन भाई, मतलब और भी ऐसा कोई नेता है या लगभग जो हमने नेता बताए हैं, अगर आज के
ताजा घटनाक्रम को देखें जी। तो लगभग इन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द बीजेपी देखो, का इन्हीं नेताओं के प्रदेश इर्द-गिर्द अध्यक्ष पद घूम रहा है। बाकी दो नेताओं के नाम कहीं ना कहीं और चल रहे हैं, लेकिन उनमें समस्या मैं जो समझ रहा हूँ वो यही है कि वो दोनों ब्राह्मण समाज से हैं, और अगर मोहनलाल बड़ौली को हटाएंगे तो लगता नहीं कि उनको हटा करके किसी ब्राह्मण समाज के चेहरे को ही बनाएंगे। क्या खूब वो नाम एक रेखा शर्मा, यस, क्योंकि रेखा शर्मा खुद भी अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी है कि वो प्रदेश की राजनीति करना चाहती है। और दूसरा अजय गौड़, अजय गौड़ फरीदाबाद के 2 बार के जिला प्रधान हैं, और वो टिकट भी मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली उनको, और मनोहर लाल खट्टर के वो राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं जी। मनोहर लाल खट्टर के विश्वसनीय लोगों में है। और अजय गौड़ के लिए तो हिसार के जो सांसद हैं जयप्रकाश जेपी, वो सरेआम ये कहते हैं कि वो गौड़ एक ऐसा है फरीदाबाद का जो कोई भी काम वो सारे काम करा देता है। इतनी ज्यादा उनकी मशहूरी है कि कांग्रेस वाले भी उनको काम करवाने के लिए जाने जाते हैं। यानी कि काम के लिए ना आपको मुख्यमंत्री के पास जाना है, ना मंत्री के पास जाना है, ना विधायक के पास जाना है, आप चले जाइए गौड़ के पास। और ऐसा विपक्षी नेताओं का आरोप है। और कहीं न कहीं जब धुआं उठता है तो आग भी होती है। तो प्रद्युम्न भाई चर्चा का अंत करें। तो साथियों, जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया कि अगर मोहनलाल बड़ौली पर दाव लगाना होता पार्टी को, तो पार्टी कब का लगा चुकी होती, किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं थी। अब अड़चन आ गई है, इसीलिए समय लग रहा है। आप क्या मानते हैं, जिन नामों की हमने चर्चा की है उन नामों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा नेता है जो बीजेपी को यहां से और आगे लेकर जा सकता है, बीजेपी को और प्रचंड जीत हरियाणा में दिला सकता है? आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में उस नेता का नाम हमें बताएं। और भी कोई आपके सुझाव हो वह भी दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।